व्यंग है। शीर्षक है सिर्फ किस्से। यह घिस्सू है। काफी देर से मुझे भूतों के किस्से सुनाकर घिस रहा है। साथ ही वक्त बेचारे को भी। एक किस्सा सुनाकर पूरा करता है। मैं राहत की सांस फेफड़े भरकर ले भी नहीं पाता कि दूसरा शुरू कर देता है। जब से उसके साथ इन किस्सों को सुनने बैठा हूं, क्या सोचता हूं कि दुनिया में इंसानों से बड़ी तादाद भूतों की है, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को कब्जाए बैठे हैं। अब उसने एक नया किस्सा शुरू किया है। सुनिए उसी की जुबानी। मेरे गांव के रास्ते में, मेरा मतलब शहर से गांव जाने वाले रास्ते में एक पुल पड़ता है। बड़ी ही सुनसान जगह है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, बस्ती एक और 2 मील दूर तो दूसरी ओर 3 मील। पहाड़ों के बीच में खामोश बहती नदी और उस पर पुल। नदी होगी तभी तो पुल होगा। बिना नदी के भी कोई पुल होता है बोला? मैंने बीच में ज्ञान बखारा। तुम बीच में मत बोलो यार। धारा टूटती है तो घटना का मजा कम हो जाता है। और वैसे मैं बता दूं तुम्हें कि बिना नदी के भी पुल होते हैं। अब कैसे होते हैं ये मत पूछना, बेवजह वक्त बर्बाद होगा। वक्त के प्रति उसकी इस संवेदनशीलता ने मेरे होंठों पर उंगली रखवा दी। उसने किस्सा आगे बढ़ाया। तो उस पुल वाले इलाके से अकेले निकलने में बड़े बड़े तुर्रम खां भी कांपते हैं। जगह ही ऐसी। एक तो बस्ती से बहुत दूर सुनसान, उस पर वहां चप्पे चप्पे पर भूतों के घर। भूतों के घर? क्या भूतों के भी घर होते हैं? यह मेरे लिए विस्मयकारी जानकारी थी। सवाल किया। तुम फिर बीच में बोले। कहा ना बीच में मत बोलो यार, घटना का मजा कम होता है। उसने नाराजगी व्यक्त की। लेकिन यार मैं भूतों के घर के बारे में जानना चाह रहा था। मैंने कभी देखी नहीं इसलिए उत्सुकता है मन में। मैंने जिज्ञासा प्रकट की। यार भूतों के घर वैसे नहीं होते जैसे आम इंसानों के होते हैं। तो फिर कैसे होते हैं? वही बता रहा हूं। चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे यह व्यवधान कतई सुखद प्रतीत नहीं हो रहा था। वह तो किस्सा सुनाने की मजबूरी थी, वरना फटकारते हुए कह देता, जा, नहीं बताता भूतों के घर के बारे में। अब निकल ले यहां से। लेकिन फिर किस्सा सुनने के लिए रेडीमेड श्रोता मिलता कहां से? तो नाखुशी से ही सही, लेकिन आगे बोला, तुम में धीरज की बहुत बड़ी कमी है यार। सुन, भूतों के घर कहीं भी होते हैं। कहीं भी मतलब? अरे यार, जैसे कि हवा में जमीन से 10 फुट या 100 फुट ऊपर भी, या किसी पेड़ की जड़ में, या पेड़ की किसी भी डकाल, या हो सकता है एक पत्ती पर। यार एक पत्ती पर भला भूत कैसे रह सकता है? रहता है। कैसे रहता है ये छोड़ो, वो भूत है। केले के पत्ते से लेके इमली की पत्ती पर भी अपना ठिकाना बना सकता है। भूतों के ठिकाने कहीं भी हो सकते हैं। पत्थर की ढलान से लेके नत्थू की दुकान तक, छत्तू के घर के मुंडेर से लेके बटेर के ढेर के बीच तक, कहीं भी। एक बार एक भूत तो पूरे 2 महीने तक एक काले कौवे के बाएं पंख पर घर बनाकर उसे उड़ने से रोकता रहा, क्योंकि उस कौवे ने उसकी एक रैली में हंसिया हथौड़े वाले बैनर पर जीत कर दी थी। ये तुम्हें कैसे मालूम? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा यार, पहले वो सुनो जो तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन ये कौवे के पंख पर घर वाला मजेदार लग रहा है, इसे सुनाओ ना। जो मैं सुना रहा हूँ वो भी मजेदार है। अब चुपचाप सुनना। बीच में बोले तो अपनी दोस्ती खत्म समझो। मजबूर होकर ही उस बेचारे ने छोटी मोटी टोका टोकी पर यह मित्रता विच्छेदन जैसी बड़ी चेतावनी दी होगी, ऐसा सोचकर मैं खामोश हो गया। गहरी सांस भरकर क्षण भर की चुप्पी चुप्पी के बाद उसने किस्सा पुनः आगे बढ़ाया। तो उस पुल वाली सुनसान जगह के बारे में मैंने बचपन से ही गांव वालों के मुंह से तरह तरह के अनुभव सुन रखे थे। किसी ने वहां पर सिर कटे भूत देखे थे, तो किसी ने पुल से उल्टा लटकते हुए, किसी ने खाना खाते भूत देखे थे, तो किसी ने गाना गाते हुए, किसी ने तो यह तक बताया कि एक दिन पुल से जाते समय एक भूत आकर उसके कंधे पर लद गया।
और पूरे 1.5 मील तक गठरी की तरह उसके कंधे पर लदा रहा। वह बेचारा बोझ के मारे पस्त और डर के मारे लस्त हो गया, लेकिन भूत की उस हरकत पर चूं भी न कर सका। चलता रहा, गरीब जनता की तरह महंगाई का बोझ उठाए। जब भूत की मर्जी हुई तभी उस गरीब के कंधे को उसने राहत दी। अब भूत के आगे भला कोई क्या बोले, लेकिन मैं होता तो जरूर आपत्ति उठाता। उत्तेजना उस चेतावनी को भूलकर मैंने दावा किया। अभी उठा रहे हो क्या? उसने घूर कर सवाल किया। कहना आसान है, 3 महीनों में दाल 40 रुपए से 85 रुपए किलो हो गई। लेकिन दाल खाना बंद करने के सिवाय तुम कुछ कर सके? भूत तो अपनी सत्ता आप चलाते हैं। यहाँ तो महंगाई बढ़ाने वालों को ठप्पा लगाकर तुमने कुर्सी पर खुद बिठाया है, जो अब बजाय कुर्सी के सिर पर बैठ गए हैं। लेकिन तुम्हारा मुंह बंद है, गाल दांतों से चिपक रहे हैं, आंखें कोटर बन रही हैं और चले हो बेदम होकर भूतों की खिलाफत करने। उसने मुझे ख्याली खम से सीधे धरती पर पटक दिया। यथार्थ के दर्शन से शर्मिंदगी महसूस हुई तो मैं चुप हो गया, लेकिन वो आगे बोला। तो इस तरह मैंने उस इलाके के बारे में जितने मुंह उतनी बातें सुनी थी, एक से बढ़कर एक, ऐसी भयानक कि सुबह सुनो तो शाम तक रोंगटे खड़े रहें और शाम को सुन लो तो रात तारे गिनते हुए कटे। माँ बाप रोते बच्चों को धमकाया करते कि रोना बंद करो वरना उस पुल के पास छोड़ आएंगे। तो एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि मुझे उस रास्ते से अकेले जाना पड़ गया, जबकि मैं हमेशा से ऐसे और सारे अवसर टाल दिया करता था। मुझे उस पुल घाटी से अकेले गुजरना पड़े, लेकिन उस दिन मजबूरी ही ऐसी थी, टाल नहीं सकता था। सो लग गया मजबूरी में रास्ते। सराय के पास आते आते शाम ढलने लगी। यूं भी घाटियों में अंधेरा जरा जल्दी ही गिरता है। सराय के चौकीदार और ठहरे हुए मुसाफिरों ने समझाया भी कि अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जाने की मजबूरी थी। न जाने किसके भरोसे बस आगे रास्ता लग गया। सराय से पुल घाटी 2 मील की दूरी पर है, जबकि दूसरी ओर बस्ती 3 मील की दूरी पर। बता ही चुका हूं। यानी कि विपदा की घड़ी में कहीं से भी कोई सहारा न मिले। लेकिन सब कुछ जानकर भी मैं संकट की ओर बढ़ता चला गया। मन को ये धीरज देते कि जो भी होगा देखा जाएगा। रास्ते के दोनों ओर फैले घने जंगल से किसी पंछी या गिरगिट के पंख पैरों की हुड़हुड़ भी होती तो चौंक कर अपनी जगह सतर्क हो जाता। कुछ ऐसे जैसे जंगल में शेर बाघ की गंध सुनकर शाकाहारी सतर्क हो जाते हैं। अब तक अंधेरा लगभग घिर ही आया था। हालांकि मेरे पास उजाले के साधन के तौर पर टॉर्च थी, जो मैंने बैग से निकाल कर हाथ में ले ली थी। जब पुल के काफी निकट तक आ पहुंचा तो कुछ आवाजें मुझे सुनाई थी। सुनसान जंगल में बस कीट पतंगों की चिड़चिड़ाहट में इंसानी आवाजें बड़ी सहारा सी मालूम पड़ी। लेकिन मन में संशय भी जगा। कौन हो सकता है? क्या मेरी ही तरह कोई मुसाफिर है, या गुंडे बदमाश, या लुटेरे? हालांकि ऐसा सुनने में कभी आया नहीं था कि पुल घाटी के पास कभी गुंडे बदमाशों ने किसी मुसाफिर पर हमला किया हो, उसे लूटा मारा हो। लेकिन सोचा कि समय का क्या भरोसा, कब कहाँ क्या बदल जाए। तो क्या वो गुंडे बदमाश नहीं थे? काफी देर बाद मैं कुछ बोला। वही बता रहा हूँ, सुनते जाओ। सुनकर खाट से ही तो चल पड़ोगे, ये पक्का है, इसलिए पहले ही सतर्क किए दे रहा हूँ। तुम्हें कुछ देर रुककर खड़ा यही सोचता रहा कि कौन लोग हो सकते हैं। आगे बढ़ने की हिम्मत हो नहीं रही थी, और पीछे 2 मील सराय लौटना भी अब उतना ही मुश्किल था। समझो कि आगे खाई और पीछे कुआं। कुछ देर अच्छी तरह सोच विचार कर मन को कड़ा कर मैंने सधे कदम पुल की ओर बढ़ा दिए। पुल के निकट आकर कुछ धुंधला दिखाई दिया, मानो कोई 4 आदमी बैठे बतिया रहे हैं। शायद उनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी। टॉर्च की रोशनी कर उन्हें देखना मैंने मुनासिब न समझा। कुछ और सोच पाता कि इतने में यह स्वर सुनाई पड़ा। आओ भाई, आओ, डरो नहीं, हम भी मुसाफिर हैं, चोर बदमाश नहीं। इसका मतलब तुम उनकी नजरों में आ गए थे? बिल्कुल। और तुम्हें लग रहा था कि उन्होंने तुम्हें देखा नहीं है? बिल्कुल। लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। खैर, आगे सुनो। उनके बुलावे पर मैं सधे कदम आगे बढ़ता चला गया।
लगा कि चोर बदमाश होते तो यूं न बुलाकर खुद ही चले आते मेरी ओर। मैं बचने के लिए भागता भी तो कहाँ तक। डरे हुए इंसान की दौड़ यूं भी कम हो जाती है। आखिर उनके मेरे बीच फासला था भी तो कितना, बमुश्किल 40-50 कदमों का। और फिर मैं एक, वो चार। मन को यह ढाढ़स भी बना कि यदि यह मुसाफिर ही हुए तो प्रभु की कृपा की इस वीराने में कुछ साथी तो मिले साथ चलने के लिए। सो धीरे धीरे सतर्क कदमों पुल के पास उन तक पहुंचा। वे पुल के एक कोने में चिलम पीते घेरा बनाए हुए बैठे थे। उनमें से एक ने सवाल किया, कौन गांव के हो भैया? मैंने जवाब दिया तो दूसरा बोला, अरे भैया हम भी बस तुम्हारे गांव से लगते अगले गांव घसियारपुर के हैं। थोड़ी देर सुस्ता लो, चिलम विलम पी लो, साथ ही निकल चलेंगे। अब मेरा तो नशा पत्ती से दूर का भी वास्ता नहीं, और उस पर मुझे घर पहुंचने की जल्दी। नई नई शादी हुई थी, घर पहुंचने की यूं भी जल्दी थी और जरूरी काम का बुलावा तो था ही। सो विनम्रता से असमर्थता जताकर मैं अपने रास्ते आगे बढ़ता पुल पार करने लग गया। उस किनारे पहुंचने को हुआ तो चौंक गया। ऐसा क्या हो गया? तुम बस सुनते जाओ, बीच में सवाल बवाल मत करना। घटना का रोमांच अभी शुरू हो रहा है। सवाल करके फिजूली रोड़ा लगा देते हो। तो जब मैं उस किनारे पहुंचने को हुआ तो देखा कि वे चारों मुझसे पहले ही वहां उस किनारे बैठे चिलम पी रहे हैं। मैं चकरा गया, लगा कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं। मुड़कर पीछे देखा तो वहां उस किनारे पर कोई नहीं दिखा। मेरी हैरानी की अब कोई हद ही नहीं रही। मैं कुछ सोच पाता कि उनमें से एक बोला, अरे भैया आप तो बिना चिलम पिए आगे बढ़ गए, और हम तो घर में आए मेहमान की खातिर ये बिना उसे जाने ही नहीं देते। लो, चिलम पी लो। उसने जब बैठे बैठे ही चिलम देने को 8-9 फुट दूर से अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया तो मैं बेहोश होते होते बचा। अब भला इसमें बेहोश होने वाली क्या बात थी यार? एक तो तू बीच में बोलता और उस पर भी ऐसी ना समझ बातें। अबे बेअक्लों के बादशाह, आम इंसान का हाथ 9 फुट लंबा हो सकता है क्या? बेजोड़ उपमाओं से मेरे व्यक्तित्व का श्रृंगार कर हिस्सों ने चिढ़कर घूरते हुए सवाल किया। मुझे लगा कि सवाल के जवाब में कोई तो जवाब देना ही चाहिए। चुप रहने से तो वास्तव में मूर्ख साबित हो जाऊंगा। सो कह दिया, अगर आदमी भीमकाय ना हो तो फिर संभव नहीं है। गिस्सू ने पहले माथे पर हथेली ठोकी और फिर परेशान हाल सा बोला, अबे भीमकाय के भाई, अपनी भैंसा अकल को थोड़ा घी पिलाया कर, तब शायद पुर्जों में कुछ चिकनाई आएगी। तेरी अकल क्या 9 फुट भी नहीं नाप सकती? अबे अगर वो चारों आम इंसान होते तो मुझसे पहले पुल के उस पार कैसे पहुंचते? हाँ, ये थोड़ी हैरत की बात है। खैर, आगे क्या हुआ? मैंने सहजता से पूछा। आगे ये कि वो तेरी भैंस कजरी के पहले दूध की दावत में आना चाहते थे। वह खिन्न होकर बोला, सारे किस्से का कचरा करके पूछ रहा है कि आगे क्या हुआ? अबे भूतों के किस्से सुनाने का ही नहीं, सुनने का भी सलीका होता है। तो तुम्हारा मतलब वो भूत थे? वह चिड़चिड़ाकर उठा और जाने लगा तो मैंने सोचा कि मैंने वह चिड़चिड़ाकर उठा और जाने लगा तो मैंने रोका कि भूतों की चिलम पिए हो तो इंसानों की चाय भी पीते जाओ। चाय पीते पीते उसने भूतों का एक किस्सा और सुनाया। मैंने सोचा कि सिर्फ किस्से ही हैं, सुन लेते हैं। जिंदा भूतों की दोस्ती यारी से तो ऐसे किस्सेबाज यार ही ज्यादा भले।